नमस्कार। एनसीईआरटी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिमरन सिंह और दर्शकों, आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपके मन में भी शांति होगी, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम अपने जीवन में बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने इस विशेष कार्यक्रम में आज के इस संस्करण में हम बातचीत करने वाले हैं कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से नाभि इम्बैलेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की नाभि अपने स्थान से हिल गई है, उसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे उसे ट्रीट कर सकते हैं। इन्हीं सब पहलुओं पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी मुलाकात हमारे दर्शकों से भी करवाते हैं। आप राष्ट्रपति भवन के पूर्व न्यूरोथेरेपी सलाहकार रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। आप आरोग्य पीठ के संस्थापक भी हैं। इसके अतिरिक्त आपने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अर्धनारीश्वर चिकित्सा को वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में पूरे विश्व में स्थापित किया। इसके कोर्स करिकुलम हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग की भी शुरुआत की गई, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। और आपकी इन्हीं सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने आपको कौशल आचार्य उपाधि से भी सम्मानित किया है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन। हृदय से धन्यवाद। तो सर, जब हम अर्धनारीश्वर चिकित्सा की बात करते हैं तो इसे सरल भाषा में हमारे दर्शक कैसे समझ सकते हैं कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी क्या है? जी सिमरन जी, अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी हमारी वैदिक प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। नाभि और अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर आधारित शरीर में जो भिन्न भिन्न डिसीज होती हैं, उन डिसीज को ईज में कन्वर्ट करने का काम यह चिकित्सा पद्धति करती है। अगर मैं इसको बोलूं कि शरीर दो भागों में विभाजित है, बायां शरीर अलग है और दायां शरीर अलग है, तो ढांचा और केमिकल दोनों ही अलग अलग प्रकार से हैं। ढांचे में क्या क्या है, जैसे दोनों बाजुएं अलग अलग हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, तो ऊपर से नीचे तक ढांचा दो भागों में विभाजित है। ऐसे ही अंदर का सिस्टम भी दो भागों में विभाजित है। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स दो प्रकार की हैं, एक जो अपना इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है, एक प्योर ब्लड लेकर जाती है। एक को वेन कहते हैं, एक को आर्टरी कहते हैं। इसी प्रकार हमारी नर्व हैं, वो भी दो हैं, दोनों में से एक सेंसरी है, एक मोटर है। ऐसे ही हमारा जो सेल है उसका जो डीएनए है, डीएनए को भी जब हम खोलते हैं तो उसमें भी एक एसिड और एक एल्कलाइन, ऐसी दो लाइन है। हमारे केमिकल्स में भी एसिड एल्कलाइन दो प्रकार के हैं। और हम वैदिक भाषा में अगर देखें इसको तो हमारी एक नाड़ी हमारी चंद्र है, दूसरे हमारे सूर्य है। यानी 72,000 नाड़ियां दो भागों में विभाजित हैं। दोनों ब्रेन के पार्ट हमारे अलग अलग हैं। तो इस सारे को अगर देखें तो अर्धनारीश्वर यानी दो चीजें मिलकर के हमारा शरीर ऐसे बना है। जब ये इम्बैलेंस हो जाती हैं तब डिसऑर्डर होते हैं और डिसईज होती हैं। तो डिसईज को खत्म करने के लिए, डिसऑर्डर को नॉर्मल में लाने के लिए केवल डिसबैलेंस को बैलेंस किया जाता है। और यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को भिन्न भिन्न कोण पर रखकर कुछ स्थान पर हल्की मसाज या दबाव दे करके डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम करती है। और इसी को हम अर्धनारीश्वर चिकित्सा या वेलनेस न्यूरोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नाभि इम्बैलेंस के बारे में, अर्धनारीश्वर चिकित्सा के माध्यम से कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद नाभि का सही अर्थ ना पता हो, और यदि नाभि इम्बैलेंस हो तो किस तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। जी देखिए, भारत में नाभि नाम अगर बोलें तो भारत में चाहे कोई कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे चिकित्सक हो, वो क्योंकि यही पैदा हुआ है, इसीलिए नाभि के मामले में वो अपनी दादी से जानता है जी। क्योंकि दादी भी इस बात को कहती थी, बेटा इसकी धरण गिर गई है। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पिचूटी के नाम से जानते हैं, कहीं धरण के नाम से जानते हैं, कहीं नेवल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। लेकिन नाभि का जो स्थान है या नाभि का जो महत्व है, ये हमारे ग्रंथों में बहुत बड़ा है। अगर हम देखें, बहुत प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हम उत्पत्ति की बात करते हैं पृथ्वी की, तो मैं कुछ चीजें यहां शेयर करना चाहूंगा। एक शरीर के बारे में करूंगा, एक प्रकृति के बारे में करूंगा
दोनों के बारे में करूंगा। तो जो नाभि है वो सेंटर ऑफ द बॉडी है। पहले मैं शरीर की बात करता हूँ। सेंटर ऑफ द बॉडी है। नाभि से जितना शरीर ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना दाएं है उतना ही बाएं है जी। चारों तरफ अगर देखें तो केंद्र जो है नाभि है। नाभि से ही पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। जब बच्चा पहले यानी 2 सेल मिलकर माता पिता के जब एक सेल बने तो वो पहला सेल नाभि ही बना था। उसी से उसकी स्पाइन डेवलप हुई, उसी से उसकी लेग डेवलप हुई। तो ग्रोथ का एक मेजर आधार वो नाभि है। दूसरा, पूरा भरण पोषण जब गर्भ में बच्चे का होता है तो वो नाभि के माध्यम से ही होता है। गर्भ के अंदर यानी बच्चा अपना ब्लड उसका कुछ नहीं है, माँ से ही उसका पल जो सारा कुछ आ रहा है, भोजन उसका माँ से आ रहा है, सांस भी माँ के द्वारा ही ले रहा है, और वह एक जो माध्यम है वो नाभि है। तो नाभि शरीर का केंद्र भी है। नाभि पूरे शरीर को विकसित करने का कारण भी है, और इसीलिए नाभि के सेल को आज भी विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण मानता है। और इसीलिए स्टेम सेल अगर नाम लिया जाए, स्टेम सेल, तो स्टेम सेल नाभि का ही एक थोड़ा सेल होता है जिसको कट करके छोटा सा पार्ट, एम्बिलिकल कॉर्ड का छोटा पार्ट, आज भी वैज्ञानिक लोग प्रिजर्व करके रखते हैं कि अगर कभी कोई बीमारी आएगी तो यही सेल दोबारा इंजेक्ट करके वहाँ डिजेनरेशन को रोक कर रीजनरेशन किया जाएगा और वो बीमारी जो है उसको ठीक कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो नाभि का मैंने ये थोड़ा वैज्ञानिक आधार बताया। जी। अब मैं दूसरा आधार बताता हूँ इसका कि हमारा वैदिक आधार क्या है और स्पिरिचुअल आधार क्या है। दोनों तो शरीर में ही हमारा वैदिक और स्पिरिचुअल आधार ये है कि 72,000 नाड़ियां जो हमारे शरीर में हैं। नर्व का तो मेन केंद्र ब्रेन है, मस्तिष्क है, लेकिन नाड़ियों का केंद्र जिसको हम नाड़ी बोलते हैं, नर्व नहीं, दोनों में फर्क है नर्व और नाड़ी में। इनका केंद्र ये नाभि ही है। 72,000 नाड़ियों का केंद्र नाभि है। योग में सबसे महत्व नाभि को दिया गया है, इसीलिए नाभि का बहुत बड़ा स्थान है। और ऐसे ही अगर हम देखें सृष्टि के समय अगर चित्र देखते हैं भगवान का, विष्णु का और ब्रह्मा जी का, तो विष्णु भगवान लेटे हैं, उनकी नाभि से एक ऐसे कमल का पुष्प निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। वो जो चित्र है ना, एक बहुत बड़ा विज्ञान बताता है। और मैं यहाँ अगर बोलूँ दूसरे प्रकार से बोलूँ तो अगर नाभि ठीक है तो ब्रह्मा यानी ज्ञान भी ठीक रहेगा। और उस चित्र को देखें तो ऊपर शेषनाग है। नाभि अगर ठीक है तो शेषनाग यानी आपको संकट भी आपके बच जाएंगे और पैरों को लक्ष्मी दबा रही हैं। बिल्कुल। मतलब फिर आपका धन दौलत कहीं जाने वाली नहीं है। और नाभि अगर डिस्प्लेस में हो गई, नाभि अगर आपकी हिल गई तो उससे सारे संकट जो दूर थे वो सब आ जाएंगे और धन तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, पता नहीं। और फिर नाभि अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो बहुत भयंकर रोग पैदा करती है। भारत में एक और उदाहरण देते हैं नाभि को। नाभि पाचन का केंद्र भी है। और रावण को हमने सुना है कि रावण के 20 भुजाएं थी, 10 शीश थे, मतलब अपने जितनी एक सिर के बराबर 10, मतलब एक सिर जैसा होता है ऐसे 10 सिर के बराबर एक व्यक्ति सोच सकता था, इतनी पावर थी। बाजुओं में उसकी पावर थी, सारे देवताओं को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। उस रावण को मारने के लिए राम जी को एक ही बात बताइए कि आप कितनी बार भी इसको काटेंगे कुछ नहीं होगा, केवल नाभि में इसके बाण मारिए तभी ये मर सकता है। और हमने सुना है कि रावण की नाभि में बाण मारा और उस समय रावण की मृत्यु हुई। नाभि का महत्व बहुत अद्भुत महत्व है। बिल्कुल। और इसीलिए चिकित्सा विज्ञान का ये बहुत बड़ा आधार भारत के अंदर इसको माना गया है। जी। तो सर जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नाभि इम्बैलेंस होने के बारे में, तो इसके क्या क्या मुख्य कारण होते हैं कि नाभि जो है वो अपने स्थान से हिल जाती है? जी सिमरन जी, नाभि इम्बैलेंस के जो मेजर कारण हैं उनमें से एक शारीरिक भी है तो एक मानसिक भी है। शारीरिक क्या है, जैसे गलत लेटना और बैठना। लोग सीधे ऐसे लेट जाते हैं और एकदम ऐसे बैठ जाते हैं, इससे पेट पर उसका जोर पड़ता है और जोर पड़ने से नाभि अपने स्थान से हिल जाती है। तो करवट लेकर लेटना और करवट लेकर बैठना चाहिए, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, जब कभी हम सामान उठाते हैं तो सामान उठाते समय घुटनों में झुक करके तब सामान उठाना चाहिए। सडन ऐसे उठाते हैं तो अचानक नाभि पर झटका आता है और फिर भी नाभि हिलने की एक बड़ी संभावना होती है। फिर तीसरा, अचानक हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, छोटा बच्चा खासकर, बिना वार्म अप के, बिना बॉडी को गर्म किए बहुत तेज जंप मार दिया, उसके बाद भी नाभि हिल जाती है। और फिर इसके बाद आता है मानसिक कारण। कभी नाभि हिल जाती है, अपने स्थान से डिग जाती है,
हाँ, छोटे बच्चों को भी, छोटे बच्चा होता है उसको बहुत बार एक बाजू पकड़ के उठा देते हैं, उससे भी नाभि हिल जाती है। तो कभी बच्चों को एक मतलब यहाँ पकड़कर नहीं उठाना चाहिए, उठाएं तो इस जगह पर पकड़कर उठाना चाहिए, नहीं तो उसकी नाभि हिल जाती है। फिर विचार भी नाभि को हिलाने का एक बहुत बड़ा कारण है। विचारों से भी ये होता है? बिल्कुल, क्योंकि नाभि एक फिजिकल है और दूसरा मेटाफिजिकल है। ऐसे एक्सरे एमआरआई में तो नाभि आती ही नहीं, इसीलिए मेडिकल साइंस नाभि के बारे में कहती है नाभि कुछ होता ही नहीं है, और वैदिक साइंस नाभि को बहुत कुछ मानती है। तो क्योंकि वो कहीं किसी पैथोलॉजिकल टेस्ट में नाभि नहीं आती है, लेकिन बियॉन्ड पैथोलॉजिकल, जिसको हम मेटाफिजिकल बोले, उसमें नाभि आती है। बिल्कुल। और आई स्कैन करने पर नाभि के बारे में पता चलता है। तो विचारों से भी नाभि गड़बड़ होती है, और ऐसे ऐसे विचारों से गड़बड़ होती है जैसे इमोशनल पार्ट नाभि के साथ जुड़ा होता है। जैसे बहुत अधिक माँ किसी अपने बच्चे की, बेटे की, बेटी की बहुत चिंता कर रही है, मेरे को ऐसा ना हो जाए, मेरे को वैसा ना हो जाए, तो उससे बच्चे की नाभि खराब हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, जो लोग मेरे पास आए। पति पत्नी भी, कभी कभी पति पत्नी की ज़्यादा ही चिंता कर रहा होता है, और अगर वो पत्नी कहीं बीमार हो गई तो उसकी नाभि सबसे पहले पकड़ी जाती है। इसी तरह से जो आपस के संबंध हैं, उन संबंधों में जब इमोशनल अटैचमेंट रोग के साथ कनेक्ट होता है, तब सबसे पहले उस व्यक्ति की नाभि पकड़ी जाती है। और स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, चिंता सबसे पहले नाभि को हिलाते हैं। बिल्कुल। और सर, जब अर्धनारीश्वर चिकित्सा, इस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं या इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या केवल एक ट्रीटमेंट में, एक ही सिटिंग में व्यक्ति ठीक हो सकता है? ये एक ट्रीटमेंट के अंदर ही नाभि एक ही ट्रीटमेंट में सेट होती है, लेकिन उसको सेट रखने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, यानी लंबे समय तक उसे ठीक रखने के लिए। बिल्कुल। ये उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के लक्षण क्या क्या थे। नाभि अगर गड़बड़ हो गई तो, जैसे नाभि अगर हमारी अगर अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, अगर वो हिल गई तो जैसे भूख नहीं लगेगी, एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगी, पेट दर्द आना शुरू हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, बिल्कुल, थकान आना शुरू हो जाएगी, ये पिंडलियां दर्द होना शुरू हो जाएंगी, है ना, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, व्यक्ति पतला होना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ऐसी एक नहीं, बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं इसके नजर आते हैं। उन सिम्टम्स को ध्यान रखकर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि नाभि गड़बड़ हुई, उसने किस एरिया को ज़्यादा गड़बड़ किया, हम उस एरिया को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करते हैं, तब उसको समय थोड़ा लग जाता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नाभि इम्बैलेंस होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे पता लगता है कि ये इम्बैलेंस जो है वो बॉडी में हो गया है? जी, वैसे तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ही कि कैसे कैसे होता है फिजिकली, लेकिन फिर भी शरीर में कैसे पता चले, व्यक्ति को कैसे पता चले कि मेरी नाभि गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले पेट की गड़बड़ी होती है, जैसे गैस बनना शुरू हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। अगर नाभि ऊपर की तरफ खिसक गई है तो लूज मोशन हो जाएंगे, नीचे की तरफ चली गई है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, दाएं और बाएं जाने से यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स व्यक्ति को अचानक आना शुरू हो जाएगी, पाचन की बीमारी आएंगी। दूसरा, पेट में दर्द आना शुरू हो जाएगा, पीठ में दर्द आना शुरू हो जाएगा, थकान बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, पिंडलियाँ टूट रही हैं, व्यक्ति को काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, उसको लग रहा है बस लेटे रहो, इस प्रकार का रहेगा। और नाभि केवल इम्बैलेंस होने से व्यक्ति की टोटल परफॉर्मेंस पर अंतर आने लगता है, एकदम उदास सा रहेगा, चेहरे पर अंतर आ जाएगा, ऑर्गन का फंक्शन ठीक नहीं होगा। और अगर ये थोड़ा लंबे समय रहती है नाभि अपसेट, तो क्रॉनिक डिजीज को लेकर के आती है। बिल्कुल। जिसमें बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है ना, गैस के कारण से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे माइग्रेन हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। केवल पेट खराब था, नाभि खराब थी, लेकिन अनेक सारी बीमारियों को वो लेकर आ सकती है। तो सिम्टम्स जो हैं पेट के दर्द से, भारीपन से, इन्हीं से व्यक्ति को देख करके मिलता है। भूख नहीं लगेगी, ये बड़ा कॉमन सिम्टम। तो जैसे आपने भूख की बात की, तो मुझे याद आ रहा है कि खान पान में या फिर भोजन में क्या कुछ है जिसका सेवन किया जा सकता है, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? जी, नाभि जब गड़बड़ हो रही हो तो पाचन ठीक नहीं है, पाचन ठीक नहीं है तो भोजन को उसका समय निश्चित करना चाहिए। ना भूख लगे तो भी थोड़ा सा जरूर खाइए, खाली पेट उसको मत छोड़िए जी। और इसी तरह से हल्का भोजन
थोड़ा भोजन करिए, एक बार में पेट को मत भरिए। लूज मोशन अगर हो रहे हैं तो लिक्विड डाइट थोड़ी सी अपनी अधिक बढ़ा दीजिए, जिससे डिहाइड्रेशन शरीर के अंदर ना हो जाए। और जिस दौरान नाभि ठीक हो रही है तो बहुत परहेज की बात नहीं है कि गैस वाली चीज़ नहीं खानी है, ऐसा कुछ नहीं खाना, लेकिन फिर भी रात के समय पर दाल, दही, सलाद, फल को अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होगा। लेट नाइट खाना खाना अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होगा। जल्दी 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए। केवल ठीक होने के दौरान ऐसा हम करेंगे तो हमारी नाभि एकदम सही और जल्दी अच्छी आ जाएगी। बिल्कुल। और सर, आप हर रोज इतने सारे रोगियों का इलाज करते हैं, कोई ऐसा खास वाक्य जो आपके जहन में आता है, कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ स्पेसिफिकली शेयर करना चाहते हो? जी बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक बड़ी चीज़ देखी अभी मेरे जीवन में। मैंने इस समय लाखों पेशेंट्स को देखा होगा और उनमें से 90% रोगियों की, मतलब पेशेंट्स की, नाभि सबसे अधिक अपसेट थी। और मेरे पास आने से पहले वो लाखों रुपए खर्च करके अपना आ चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता था, जब वो लाखों रुपए खर्च किया और यहाँ थोड़े में ही ठीक हो गए, तो मेरे मन को बड़ा वेदना होती थी कि मेरे देश का पैसा, करोड़ों करोड़ पैसा जो बाहर मशीन और दवाओं पर खर्च होता है, केवल नाभि इम्बैलेंस थी। अगर ये नाभि ठीक करना हमारा देश जान जाए, इसको प्रॉपर लोग समझ जाएं कि नाभि ठीक की जा सकती है, तो अपने देश का कितना बड़ा खर्चा जो स्वास्थ्य पर हम करते हैं, बिल्कुल, उसको बचाया जा सकता है। और यही लेकर के मैंने इसको एक बहुत बड़ा अभियान बना लिया। शुरुआत में बड़े कष्ट आए, बड़े संकट आए, लेकिन फिर भी अवेयर किया मैंने। हजारों स्कूल्स में मैं गया, जाकर बच्चों को निःशुल्क ये बताया कि नाभि ठीक कैसे करना। मेरा विषय यही होता था कि नाभि आपकी ठीक है कि नहीं है। मैंने जो बेल्ट फोर्सेज हैं, आर्मी हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, इन सब में गया। मैंने कहा लो आपको देखो, आप चेक करो अपनी नाभि। और जैसे उनकी नाभि चेक की, वो ठीक होने लगे। खिलाड़ियों में भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। तो नाभि से अपने देश का करोड़ों करोड़ रुपए बचाया जा सकता है, ऐसा मेरे मन की भावना थी और आज वो फलीभूत हो रही है। वेलनेस न्यूरोथेरेपी से लोग जगह जगह अपना सीख रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि नाभि अगर अपने स्थान से हिल जाए, नाभि में इम्बैलेंस हो जाए, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसे डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि नाभि सच में गड़बड़ है तो ठीक कैसे करेंगे। तो आओ मैं इसका प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाता हूँ। और जिनकी नाभि ठीक नहीं है उनको बुलाते हैं और उनका ऑन द स्पॉट अभी डायग्नोस भी करेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे। बिल्कुल। शरीर में अगर नाभि अपनी हिल गई है तो शरीर में ऐसे अनेक सारे सिम्टम्स वो शो करती है, जिन्हें देखने के बाद हम बता सकते हैं कि नाभि सच में डिग गई है, हिल गई है। तो पहला क्रम मैं बताता हूं, जिनमें से मैं कई सारे आपको तरीके नाभि चेक करने के बताऊंगा। उनमें पहला तरीका है रोगी को ऐसे लेटकर पैरों से देखना, क्योंकि ढांचा इंबैलेंस हो जाएगा जब भी कभी नाभि हिलेगी। तो पहला तरीका है पैर। आप देखो, ये इनके मैं चेक कर रहा हूं कैसा है। तो ये मैंने ऐसे चेक किया, व्यक्ति को पहले सीधा लिटा लिया, लिटा के मैंने यहाँ एड़ी और पंजे ऐसे मिलाए। मिलाने के बाद और यहाँ देखा, अभी मैं इनका देख रहा हूँ, ये बायां पैर यानी लेफ्ट वाला पैर ये छोटा है, और यहाँ एड़ी में भी ये वाली एड़ी छोटी है, ये वाली बड़ी है। इसका मतलब ये पैर थोड़ा छोटा है, ये पैर थोड़ा बड़ा है। ऐसे मैंने देखा तो यहाँ ये देखिए, यहीं पर ये लेफ्ट वाला हल्का छोटा है, राइट वाला बड़ा है। पहले मैंने ऐसे चेक किया। इसके बाद दूसरा तरीका यहीं पर होगा, लेटी अवस्था में ही जब भी कभी नाभि गड़बड़ होगी तो पेल्विक एरिया में भी अंतर आएगा। ये पैर मोड़ करके अपने पेट पर रख लीजिए, वेरी गुड, यहाँ, और आराम से आप इस पैर को नीचे लगाने की कोशिश करिए। बस ये इतना ही लग रहा है, ठीक है, अंतर है यहाँ पर, इतना मैंने अंतर देखा। अब इस पैर को सीधा करो, सेम इसी तरह से दूसरा पैर लेकर जाओ, जी बिल्कुल, और ले जाओ। ये देखिए, ये वाला पैर सिमरन ये अधिक चला गया, जबकि ये वाला पैर कम गया था। इसका मतलब है कि ये इस पैर में ही तकलीफ आ रही है नाभि के कारण से। तीसरा क्रम मैं यहाँ चेक करूँगा, दोनों हाथों को, दोनों हाथ आपस में मिलाइए। ऐसे लेटे लेटे भी मिला सकते हैं सिमरन, इसको हम लेट कर भी, बैठ कर या खड़ा करके, हर पोजीशन में हम चेक कर सकते हैं। ढीला छोड़ो, एक कलाई को हल्का सा ऐसे करो, नहीं छोड़ो, एक मिनट। ये देखिए ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये जो कट है, पहला ये वाला कट, ये वाला कट, इसके बाद ये जो लाइन है, ये वाली लाइन,
फिर उंगलियों की आपस की लाइनें हम मिलाएंगे, देखते हैं क्या अंतर है। ये देखिए यहाँ ये थोड़ा सा अंतर है, इनका लेफ्ट हैंड ये भी छोटी उंगली है, ये बड़ी उंगली है, इसका मतलब है कि यहीं से अंतर आ रहा है। और जबकि हमने ये यहाँ समान अंतर में ये देखो ये लगाया, ये यहाँ से ये अंतर है। तो हाथों को जब हम देखते हैं तो हाथ अगर टेढ़े होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाथों की जो पहली ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये और ये वाली लाइन, और इन लाइन को हम आपस में चेक करेंगे। ढीला छोड़ दीजिए, हाथ टाइट ना करिए। वेरी गुड। पहली लाइन मिलाई, इसके बाद हमने दूसरी लाइन, हाँ यहाँ से ये मिलाई, ये ऐसे मिलाई, और ये देखिए ये दोनों लाइन में लेफ्ट हैंड थोड़ा छोटा है। तो हमने यहाँ 3 प्रकार यहाँ नाभि के देखे। तो भारत में नाभि को चेक करने के अनेक सारे और भी प्रचलन हैं, जिनमें से एक प्रचलन है कि जो नाभि है, ये जो नाभि का एरिया है जहाँ ये गड्ढा है नाभि का, हमने वहाँ ऐसे धीरे से उंगली रखी और चेक किया धड़कन है कि नहीं। ये खाली पेट ही चेक किया जा सकता है। बाकी जो टेक्निक अभी हमने चेक की ये कभी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वाली टेक्निक है वो बिना मतलब खाना खाए नहीं कर सकते धड़कन ये। या फिर इसके अलावा नाभि पर धागा रखकर निप्पल पॉइंट का डिस्टेंस इधर और सेम इधर, दोनों भी अगर जब हम चेक करते हैं इससे भी हमें पता चलता है कि नाभि ठीक है या नहीं है। और भी एक तरीका है जो कोई व्यक्ति अपने आप चेक करना चाहे तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमारी यहाँ से एक जो सेंट्रल लाइन है नाक से लेकर के और यहाँ पेल्विक एरिया तक अपनी सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन नाभि पर आकर डिस्टर्ब हो जाती है, इसका मतलब है ये नाभि सेट नहीं है। तो ऐसे अनेक सारे प्रकार भारत में नाभि चेक करने के हैं, नाभि को डायग्नोसिस करने के हैं कि बॉडी के केंद्र में नाभि अपनी जगह है या नहीं है, बॉडी का ढांचा बिगड़ा हुआ है कि नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए, इससे हम नाभि के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। यदि किसी की नाभि अपने स्थान से हिल जाती है तो उसे अर्धनारीश्वर चिकित्सा के अनुसार कैसे ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल सिमरन जी, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डायग्नोसिस करने का तरीका क्या है, इसी में ट्रीटमेंट करने का तरीका भी छिपा है। मतलब नाभि को संतुलित करने का जो हमारी धरण है उसको अपनी जगह बिठाने का तरीका है। इसमें बहुत ज़्यादा कसरत और जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इसके मैं ऐसे महत्वपूर्ण 3 तरीके बताता हूँ जिनसे आप कोई व्यक्ति भी नाभि ठीक कर सकता है, और इनकी नाभि मैं सेट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इनके पैरों के पास आता हूँ, क्योंकि पहले पैर ही इनके छोटे और बड़े थे। तो अभी यहाँ मैं पैरों को भी बैलेंस करता हूँ। अब ये बायां पैर इनका थोड़ा छोटा था, इसके लिए मैंने अपना हाथ ये ऐसे इनकी एड़ी के नीचे लगाया, ये ऐसे कोई भी ये वाला हाथ मैंने लगाया, इससे एड़ी को हल्का खींचा और पैर को नीचे पास 2 से 3 बार जब मैंने इसको ऐसे किया बस। अब हम देखते हैं, पैर मिलाओ धीरे से, ये देखिए अभी इनका ये पैर, दोनों पैर मिलाओ, ये एकदम परफेक्ट। थोड़ा ट्रैक्शन देने के बाद ही पहला काम है इनका ये पैर अपनी जगह आ गया। अभी पैर आने के बाद अपने आप ही इनका पेल्विक जो हमने बैलेंस किया था, वो चेक किया था, वो भी ठीक आएगा। देखें पैर को ऐसे रखिए एक समान उस पर आकृति पर। अभी ये दूसरा तरीका ये है, नीचे ले जाओ। पहले हमने यहाँ देख लिया कौन सा पेल्विक टाइट है और कौन सा लूज है, ये ले जाओ नीचे सीधा करो, ये वाला इधर रखो, ये मतलब ये ज़्यादा जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये थोड़ा हैवी है, रखो फिर से रखो बस। अभी हल्का सा पेल्विक बोन पर हाथ लगा के थोड़ा सा ले जाओ नीचे, ले जाओ नीचे और ले जाओ बस, बहुत धीरे धीरे, कोई हम झटका नहीं दे रहे, कोई प्रेशर अधिक नहीं दे रहे, करो। देखो इनके चेहरे पर भी सहजता है, रिलैक्स। अब आप दोनों पैरों को चेक कर लीजिए, वो करिए पैर, ये इतना गया, दूसरा ये भी, अभी देखो ये बहुत नीचे चला गया, इसका मतलब है कि पेल्विक बोन में भी अंतर आ गया। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका नाभि सेट करने का जो अर्धनारीश्वर चिकित्सा के अनुसार है, तो उसमें 4 पॉइंट्स हम अप्लाई करते हैं, N4, N5, N6 और N7। कैसे है देखिए, पहले बाईं जंघा पर, जंघा के मूल से लेकर घुटने तक मैंने ये 3 जगह पर प्रेशर देना है।
ये देखिए यहाँ 6 सेकंड का प्रेशर, ये जंघा का प्रेशर हमेशा अंदर की ओर जाता है। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6। एक राउंड इधर किया, इसको 3 बार भी कर सकते हैं। दूसरा राउंड राइट लेग पर, शुरुआत हम लेफ्ट लेग पर करेंगे। अब फिर से मिडिल में, ध्यान रखना अपना प्रेशर, मेरे कंधों का प्रेशर इनके ऊपर है, मेरे पेट पर कोई भी प्रेशर और जोर नहीं है। बायां जंघा बायां जंघा दायां जंघा, अब बायां हाथ और जंघा दोनों एक साथ। ये देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6, मिडिल में 1 2 3 4 5 6, लोअर में 1 2 3 4 5 6। ठीक इसी प्रकार से मैं इधर वाले हाथ को भी एक करूंगा, हाथ और पैर एक साथ। 1 2 3 4 5 6, दोनों के मिडिल में 1 2 3 4 5 6 और लोअर 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट के बाद इस सीक्वेंस को 3 बार रिपीट करना है। केवल इतना करने के बाद जो नाभि हमने सेट की थी वो नाभि अपनी जगह पर ही रहेगी। हम जरा देख लेते हैं, हाथों से मिलाओ जी जरा नाभि अपने दोनों हाथों को। हाँ, अपने आप देखो जरा। हाँ देखिए, बिल्कुल। एक मिनट सर, कीप रोलिंग। हाँ, ठीक है सर। अपने आप जब हम देख रहे हैं तो इनके हाथ, ये सारे जॉइंट्स अपनी जगह पर ठीक से प्रॉपर मिल गए हैं। मतलब ये जो कट है ये अपनी जगह ठीक से मिल गया है। इसका मतलब है कि अब इनकी नाभि जो पहले ठीक नहीं थी, जो इनकी धरण गिरी हुई थी, डिगी हुई थी, केवल इतना करने से ही इनकी नाभि ठीक हो गई। तो नाभि को चेक करने का और नाभि को सेट करने का सुरक्षित, सफल और एकदम परफेक्ट जो तरीका है वो अर्धनारेश्वर चिकित्सा यानी वेलनेस न्यूरोथेरेपी का बहुत यूनिक तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस संस्करण में हमने जाना कि कैसे अर्धनारेश्वर चिकित्सा के माध्यम से हम नाभि इम्बैलेंस की समस्या को केवल एक ट्रीटमेंट यानी एक सिटिंग में ही ठीक कर सकते हैं। आज के इस संस्करण के बाद हम लेकर आएंगे अपना अगला संस्करण, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि इस चिकित्सा के माध्यम से डिप्रेशन, स्ट्रेस और तनाव जैसी समस्याओं से कैसे आप निजात पा सकते हैं। फिलहाल अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप बने रहिए NCERT के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।